प्यारे छात्रों, पीछे हमने आपको कोशिका विभाजन की इंटरफेज और माइटोटिक फेज के विषय में बताया। इंटरफेज में G1 प्रावस्था, S प्रावस्था और G2 प्रावस्था के विषय में चर्चा की। माइटोटिक फेज में, चूँकि माइटोटिक फेज में डिवीज़न शुरू हो जाता है, तो डिवीज़न दो टाइप का, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, यानी केंद्रक का विभाजन होना और कोशिका का विभाजन होना। ये दो अलग अलग क्रियाएं होती हैं जिसके परिणाम स्वरूप नई डॉटर सेल्स बनती हैं। तो कैरियोकाइनेसिस चल रहा था। कैरियोकाइनेसिस में मैंने आपको दो प्रावस्थाओं के बारे में बता चुका था, उन्हें एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं चित्रों की सहायता से। इनमें एक मैंने बताई थी प्रोफेज। अब प्रोफेज में जो अर्ली प्रोफेज है उसको देखें। यहाँ इसमें क्रोमेटिन जाल छोटे छोटे कुंडलित टुकड़ों में खुल जाता है और ये छोटे छोटे जो क्रोमेटिन टुकड़े थे वो गुणसूत्रों के रूप में आपको नीले और लाल रंग से ये दिखाई दे रहे होंगे। ये संघनित हो जाते हैं और जो गुणसूत्र है वो दो क्रोमेटिड का बना हुआ होता है और ये क्रोमेटिड आपस में, मैंने बताया था, सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े रहते हैं। इसके बाद जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी दिखाई दे रही है और इसके अलावा न्यूक्लियोलस भी दिखाई दे रहा है, दोनों मिल रहे हैं। फिर इसमें थोड़ा सा न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। देख रहे होंगे कटा फटा सा दिखाई दे रहा है बीच बीच में। फिर आती है लेट प्रोफेज। उसमें देख रहे हैं आप गुणसूत्र और ज़्यादा कंडेंस हो गए हैं और जो केंद्रक झिल्ली है, ये केंद्रक झिल्ली है, ये जगह जगह अब पूरी तरह से टूट चुकी है और केंद्रिका पूरी तरह से समाप्त हो रही है। फिर इसके बाद जो दूसरी अवस्था थी, ये प्रोफेज थी। पहली प्रोफेज को दो हिस्सों में बांट दिया था हमने, अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। दूसरी अवस्था आती है जिसको मेटाफेज कहते हैं। इसमें केंद्रक कला और केंद्रिका आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा, न केंद्रक कला दिखाई दे रही है न केंद्रिका दिखाई दे रही है, दोनों ही डिसअपियर हो गए। और गुणसूत्र जो हैं वो इक्वेटर पर आकर के ये इकट्ठे हो गए। ये इक्वेटर पर आकर के यहाँ पर ये इकट्ठे हो गए इस जगह। अब जब ये इक्वेटर पर आकर के इकट्ठे हो गए तो एक तुर्क जैसा बन रहा है, इस टाइप की फॉर्मेशन हो रही है तकुए जैसी, जो बीच में मोटा दिखाई दे रहा है। यहाँ बीच में यहाँ पर मोटा है और इधर को ये पतला है किनारों पर। इसको हम स्पिंडल बोलते हैं, यानी स्पिंडल की फॉर्मेशन होने लगती है यहाँ। और दो ये पोल हैं, एक ये पोल है, एक ये पोल है। दो पोल बन जाते हैं
और सेंट्रोमियर से कुछ तंतु जिन्हें ये ट्रैक्टाइल फाइबर्स के द्वारा यहाँ से ये जुड़े रहते हैं। सेंट्रोमियर ये रहा, ये हिस्सा सेंट्रोमियर है बीच का, जहाँ सफ़ेद रंग का दिखाई दे रहा है वो हिस्सा। तो सेंट्रोमियर से ये जुड़े रहते हैं। ट्रैक्टाइल फाइबर। बाकी फिर जो मेटाफेज में कंडीशन आती है वो पूरी तरह से ये कंडीशन आ जाती है जो दिखाई दे रही है आपको। इसके बाद जो अगली प्रावस्था है वो है एनाफेज। एनाफेज में, जिसको हम पश्च अवस्था के नाम से जानते हैं, और इस एनाफेज के बारे में थोड़ा सा हम बता दें, समझा दें आपको पहले कि ये बहुत छोटी प्रावस्था है। पहली बात, इसमें ट्रैक्टाइल फाइबर सिकुड़ने लगते हैं और इसके कारण गुणसूत्र के जो क्रोमेटेड थे, अर्ध गुणसूत्र जो थे, वो विपरीत ध्रुवों की तरफ को चलने लगते हैं। इस समय जब गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ को चलते हैं तो या तो इनका आकार ये दिखाई है एनाफेज, इसमें आकार यू के आकार का हो जाता है, या वी के आकार का हो जाता है, या एल के आकार का हो जाता है। तो जो डॉटर क्रोमोसोम्स बने उनका विपरीत ध्रुवों की ओर खिंचाव एक रिपल्सिव फोर्स के कारण होता है, और ये क्रोमेटिड, या आप कहें तो डॉटर क्रोमोसोम्स, स्पिंडल के एक ध्रुव और बचे हुए आधे विपरीत ध्रुव की ओर चले आते हैं। तो एनाफेज में ये कंडीशन आती है। अब आती है लास्ट अवस्था, जिसको हमने कहा है टीलोफेज। इस अवस्था में जो विपरीत ध्रुवों पर पहुंच गए थे क्रोमेटिड, वो इकट्ठे हो गए। ये जो अवस्था है ये टीलोफेज है, अंत्यावस्था इसको हिंदी में बोल रहे हैं। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ ये अब दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको। पूरी तरह से जो ट्रैक्टाइल तंतु थे वो ख़त्म हो गए, और जो स्पिंडल बना हुआ था ट्रैक्टाइल फाइबर्स की वजह से वो डिसअपियर हो गया, और जो संतति गुणसूत्र के दोनों समूहों को घेरे हुए अलग अलग केंद्रक बन गए, और उनके चारों तरफ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाने से वो केंद्रक दिखाई देने लगे। न्यूक्लियोलस पुनः अपीयर हो जाती है, और लास्ट में दोनों ध्रुवों पर एक एक डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाती है। ये एक डॉटर न्यूक्लियाई, ये दूसरा डॉटर न्यूक्लियाई, यानी एक ही कोशिका के अंदर दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इनमें दोनों न्यूक्लियाई में जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो पेरेंट सेल के क्रोमोसोम के बराबर रहता है। तो ये था आपका माइटोटिक फेज में कैरियोकाइनेसिस। अब आता है साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन। कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। ये साइटोप्लाज्म का डिवीज़न दो तरीके से हो सकता है। एक तो सेल फरो द्वारा, जो एनिमल सेल्स में है, सेल वाल तो होती नहीं एनिमल सेल्स में, इसलिए सेल मेम्ब्रेन की बनी बाहरी परत ज़्यादा लचीली होती है। इस
स्थिति में जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य अंदर की ओर कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, अंदर की ओर दबता है और मध्य रेखा की सतह के नीचे एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन की एक रिंग लाइक बैंड या यू कैन से स्ट्रिप जैसी बन जाती है। कॉन्स्ट्रिक्शन से धीरे धीरे कोशिका दो डॉटर सेल्स में विभाजित हो जाती है और वहाँ एक रिंग लाइक स्ट्रिप या बैंड बन जाता है जो जंतु कोशिका में सेल फरो कहलाती है। और इस तरीके से कोशिका दो कोशिकाओं में बट जाती है। एक साइटोकाइनेसिस बाय द सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, जैसे प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है सेल्यूलोज की बनी हुई, तो वहाँ कोशिका द्रव्य का जो विभाजन है वो सेल प्लेट के निर्माण द्वारा होता है। प्लांट सेल्स में कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण बाह्य परत दृढ़ होती है। इनमें इक्वेटर रीजन पर माइक्रोट्यूब्यूल्स और गाल्जी वेसिकल्स इकट्ठे होकर के एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। गाल्जी वेसिकल्स जहाँ इकट्ठे होते हैं उस जगह को हमने फ्रैग्मोप्लास्ट कहना है, वो जगह कहलाती है फ्रैग्मोप्लास्ट। और धीरे धीरे ये इकट्ठे होकर के वहाँ धीरे धीरे सेल वॉल की फॉर्मेशन कर लेते हैं और मिडिल लैमेला का निर्माण कर देते हैं। इसके ऊपर सेल्यूलोज की बॉल बन जाएगी और इस तरीके से दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। यानी प्लांट सेल में जो है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन द्वारा होता है साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य का विभाजन, जबकि एनिमल सेल में फरो यानी एक कॉन्स्ट्रिक्शन होता है और उस कॉन्स्ट्रिक्शन से सेल फरो से ही कोशिका दो सेल्स में बट जाती है। तो इस प्रकार से ये विभाजन पूरा होता है। बाकी कुछ चीज़ें जो आप यहाँ पढ़ लें, यहाँ ये दे रखा है कि कुछ जीवों में केंद्रक विभाजन के साथ कोशिका द्रव्य का विभाजन नहीं हो पाता। केंद्रक विभाजन के साथ साथ साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता कैरियोकाइनेसिस के साथ। इसके परिणाम स्वरूप एक ही कोशिका में कई केंद्रक बन जाते हैं। ऐसी बहुकेंद्रकी कोशिका को सिनोसिटिक सेल या संघ कोशिका कहते हैं, जैसे नारियल का तरल भ्रूणपोष एम्ब्रियोसेक। अब बात आती है समसूत्री विभाजन या सूत्री कोशिका विभाजन का महत्व क्या है। तो देखिए, एक तो पहली बात ये कि ये विभाजन डिप्लॉइड सेल्स में होता है और इसका बड़ा महत्व है। विशेष रूप से किस किस में महत्व है वो मैं बात बता रहा हूँ। पहली बात तो ये रिप्रोडक्शन में बहुत महत्व है। जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं जैसे यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें माइटोटिक सेल डिवीज़न यानी समसूत्री विभाजन द्वारा ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाता है। निडेरिया में, स्पंज में बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, उसमें भी माइटोटिक डिवीज़न द्वारा ही बड्स का निर्माण होता है। दूसरी बात, जो माइटोटिक डिवीज़न का फंक्शन है वो है रिपेयर या रिप्लेसमेंट ऑफ डैमेज्ड सेल्स।
टूटी फूटी कोशिकाएं, जो क्षतिग्रस्त कोशिकाएं हैं, उनकी मरम्मत और उनको हटाना। तीसरी, रीजेनरेशन। जो शरीर के क्षतिग्रस्त अंग हैं, उनके अंगों की कोशिकाओं के विभाजन से नई कोशिकाएं बनती हैं। इसी क्रिया को हम रीजेनरेशन कहते हैं। अमीबा, हाइड्रा ऐसे प्राणियों में रीजेनरेशन की बहुत अधिक क्षमता होती है। चौथी बात, ये सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म बनाए रखने में, क्योंकि कुछ जो सेल्यूलर मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं हैं वो एंजाइमी प्रोटीन द्वारा कंट्रोल होती हैं। इनका प्रोटीन संश्लेषण साइटोप्लाज्म में केंद्र के डीएनए के जीन में जो सूचनाएं होती हैं उनके द्वारा होता है। इसलिए केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, जिसको हम न्यूक्लियर इंडेक्स भी बोलते हैं, वो जरूरी है। और वो अनुपात बनाए रखने में समसूत्री विभाजन की मेन इंपॉर्टेंस है। अगली बात, गुणसूत्र प्रारूप, जिसको कैरियोटाइप बोल रहे हैं, उसको मेंटेन रखने के लिए माइटोटिक सेल डिवीजन के द्वारा किसी भी जाति का मूल द्विगुणित प्रारूप निश्चित बना रहता है, क्योंकि वही क्रोमोसोम्स की संख्या उसकी पेरेंट सेल में होती है और वही उसकी क्रोमोसोम की संख्या उससे बनी हुई डॉटर सेल्स में भी वही रहती है, दी सेम। तो कैरियोटाइप बनाए रखने में इसका बहुत बड़ा महत्व है। अब बात आती है अर्धसूत्री विभाजन की। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो मियोटिक डिवीज़न है, अर्धसूत्री विभाजन है, ये विशेष रूप से जनन कोशिकाओं में होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। जनन कोशिकाओं से गैमीट जो बनते हैं उनमें गुणसूत्रों की संख्या विशेष रूप से आधी रहती है और इसे हम हैप्लॉइड कहते हैं। इसका जो अध्ययन था मियोटिक डिवीज़न का, वो स्ट्रासबर्गर नाम के एक वैज्ञानिक द्वारा किया गया। फिर फार्मर और मूरे ने इसे मियोसिस नाम दिया। मियोसिस का अर्थ होता है कम होना, यानी डॉटर सेल में मदर सेल से गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाने के कारण ही इसे मियोसिस का नाम दिया गया। इसे हम न्यूनकारी विभाजन भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, मानी घट जाती है, इसलिए इसको न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं। और इसमें हैप्लॉइड नंबर रह जाता है, गैमीट्स बनते हैं जब। तो लैंगिक जनन जो होता है, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उन जीवों के जीवन चक्र में मेल और फीमेल गैमीट का कंजुगेशन फर्टिलाइजेशन द्वारा होता है और इस तरीके से जो बना हुआ फर्टिलाइज्ड एग है, जिसको हमने जाइगोट नाम दिया है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या वही हो जाती है, क्योंकि हैप्लॉइड दोनों मिले तो डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम पुनः हो गया। प्लांट्स में अर्धसूत्री विभाजन पॉलन ग्रेन्स में, एम्ब्रियो सैक के निर्माण में और जाइगोट से स्पोर्स के निर्माण के समय होता है। जहाँ तक अर्धसूत्री विभाजन का सवाल है, तो अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक कहलाता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा कहलाता है मियोसिस सेकंड।
इसे कल बताएंगे।